मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड लैंगिक रूप से संचरणशील रोग के बारे में चर्चा करने जा रहा था। ये जो STD है, इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, इसी को हम लोग STDs कहते हैं या वर्नियल डिजीज़ भी कह सकते हैं। हम इसको वर्नियल मतलब फैलने वाला, तेज़ी से फैलने वाला रोग के रूप में भी इसको जानते हैं। वेनेरियल डिसीज़ के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है आज। ठीक है, कुछ ही रोग का मैं यहाँ पर कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा, रोकथाम उपचार बताऊंगा, लेकिन हर रोग का तो नहीं बता पाऊंगा। आपके सिलेबस में जैसा है उसके हिसाब से ही मैं काम करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत में कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी रोग का एक लिस्ट तैयार करवा दूँ आपके लिए, जिसके माध्यम से आप अगर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम फेस करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको एक के साथ एक पूरा मटेरियल आपके लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको करना कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना है, वहाँ पर पूरी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर लगभग 9 डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 9 डिजीज़ का नाम दिया हुआ है और उसके जो कारक है उसके भी नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो पूरे 9 तो तैयार करना ही है। मैं यहाँ पर कुछ डिजीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, समझ में आया? उस डिसीज़ का ही वर्णन मैं यहाँ थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले वर्णन करूँगा मैं, वैसे समझ लीजिए आप, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब होता है ऐसा रोग जो लैंगिक रूप से संपर्क में आने के कारण फैलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। मतलब लैंगिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आए, अर्थात समझ सकते हैं आप, इसको बोलते हैं यौन संचारित रोग बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे, रति रोग या ये रति रोग, वेनिरल डिजीज़ का मतलब VD, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। जैसे स्टडीज़ को बोलते हैं, इसको VD बोलते हैं। ठीक है ना, वेनेरियल डिजीज़, इसको रति रोग भी बोलते हैं। रति का मतलब ही होता है लैंगिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आना। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, जो कि प्रमुखता यौन संचारित, जो कि मैथुन करने के द्वारा या मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा एक से दूसरे में फैलने वाला खतरनाक रोग की श्रेणी में आते हैं। इस कंटेंट में सारी चीज़ें तो उसकी चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा और भयानक अगर कोई रोग है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, वो है एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में आपने सुने ही होंगे कई बार। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो आया हुआ है, उसको ज़्यादा यहाँ पर वर्गीकृत करने की कोशिश करूँगा, क्लासिफाई करने की कोशिश करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसके लिए भी लागू नहीं किया गया है, ना ही खोजा गया है। मतलब ये काफ़ी हार्मफुल ये डिसीज़ है। सबसे पहले 1981 में इस रोग के बारे में जानकारी मिली थी अमेरिका में। एक मिनट, ये पेन 1981 में अमेरिका में सबसे पहले इस रोग के बारे में जानकारी मिली थी। ठीक है, इस समय ये देखा गया था कि इस रोग कारक के रूप में इसके जो विषाणु होते हैं उसको नाम दिया गया था HCLV 3rd। ठीक है, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3rd, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस सेल, समझ में आया? वायरस 3rd कहते, समझ में आया? एक विषाणु के कारण होता है जिसका नाम क्या हुआ, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3rd। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम मॉडिफाइड करके इसको हम लोग कहते हैं HIV, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पेपर में पूछा जाता है नाम, जैसे एड्स का पूरा नाम पूछते हैं, HIV का पूरा नाम कई बार पूछा गया है। आपको एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ,
लेकिन आपने पढ़ा होगा तो इसको नोट जरूर कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसके वायरस हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। समझ में आया? सबसे खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विषाणु जब एक बार किसी के शरीर में एंटर कर जाता है तो ये पहले 10 ईयर तक शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। समझ में आया ना? 10 साल तक वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, समझ लीजिए। उस दौरान क्या करेगा वो विषाणु, आपके शरीर की जो हेल्पर सेल होती है, मतलब HT जो होती है, HT सेल, इन HT सेल्स को धीरे धीरे करके मारते जाएगा, ठीक है। जिसके कारण जो व्यक्ति होगा, हेल्पर सेल के मरने के कारण उसमें जो एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण होना चाहिए वो प्रभावित होगा। एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रभावित होगा, प्रतिरोधात्मक क्षमता उसके अंदर कम आएगी, और 10 साल के बाद ये 3 साल के अंदर ये व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाएगा तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो बहुत सारे लक्षण इसमें मिलते हैं, जैसे जो लिम्फ ग्लैंड होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, फीवर होता है, वेट लॉस, वीकनेस आ जाती है, इसमें वो डायरिया वगैरह की समस्या, मतलब पतली दस्त वगैरह की समस्या शुरू हो जाती है, जो स्किन होता है उसमें खुजलाना शुरू हो जाता है, अनिद्रा की शिकायत आती है, छाले बनते हैं मुंह में, और रात में पसीना आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये तो सिंपल सिम्टम्स हो गए, इसके लक्षण हो गए, कैरेक्टर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिटेड कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे जाता है, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त किसी दूसरे व्यक्ति के लैंगिक रूप से संपर्क में आने से हो सकता है। मतलब लैंगिक संपर्क रखने के कारण, यांत्रिक संपर्क रखने के कारण, यदि माता संक्रमित है तो उसे पैदा होने वाली संतान संक्रमित हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इन्फेक्टेड निडल्स का आप उपयोग कर रहे हैं, अगर आप होमोसेक्सुअल वाली कंडीशन में हैं, या ड्रग्स के आदती लोग और बहुत सारे लोगों से लैंगिक संबंध बनाए रखने वाले लोग, इस रोग को पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। समझ में आ गया? ये लिम्फ ग्रंथियाँ सूज जाती है, रात में पसीना आता है, एक सिंपल कैरेक्टर ये देखा गया है। इस स्थिति को एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें लिम्फ ग्रंथियाँ सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फीवर रहता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? एड्स पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके ब्लड में जो सीरम है उसके एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी की उपस्थिति से की जाती है। रोगी के शरीर में अन्य लक्षण से इसकी पहचान करना संभव नहीं है। केवल इसका उपाय है सीरम, ब्लड में पाई जाने वाले सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होता है, एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की प्रतिरक्षी की उपस्थिति से ही पता चलता है कि वो एड्स से ग्रसित हो सकता है। कंट्रोल की बात करें तो सही समय पे जांच करा लेना चाहिए, अगर डाउट है तो जांच करा लेना चाहिए, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, एक से अधिक लोगों के साथ में लैंगिक संपर्क नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित यौन संबंध रखना चाहिए। सिरिंज का एक नीडल का प्रयोग एक ही बार करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ठीक है। इसके लिए कुछ इंजेक्शन, बुल्गारिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने TIAS नामक एक इंजेक्शन का आविष्कार किया था। इसको लगाते ही जो व्यक्ति रोगग्रस्त है उससे दूसरे में संचारित नहीं होगा। समझ में आ गया? जीन थेरेपी काफ़ी कारगर है इसके लिए, जीन थेरेपी बहुत कारगर है इसके लिए। जिसके माध्यम से लिम्फोसाइट्स की जीन थेरेपी दी जाती है, याद रखना। लिम्फोसाइट्स मतलब WBCS, वाइट ब्लड कार्पल्स की जीन थेरेपी दी जाती है रोगी व्यक्ति को, ठीक है। और होता है इसमें AZT, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार का ड्रग्स है, ड्रग्स कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपाउंड क्यू इसका कहना चाहिए कि इसको सप्लाई करते हैं रोगी में जिनमें लक्षण पाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपाउंड क्यू नामक एक औषधि को प्रीफर करते हैं, कंपाउंड क्यू, ठीक है। ये जो कंपाउंड क्यू औषधि है, ये औषधि ज़्यादा कारगर बताई गई है उसको रोकने के लिए, उपचार के लिए बताई गई है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उपचार करने के बाद भी वो बच सकता है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके इस रोग से बचें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें पहला तो
यही था एड्स। और दूसरे नंबर में अगर मैं जाऊं तो दूसरे नंबर का नाम आता है गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया या गोनोमेह बोलते हैं इसको, गोनोरिया या गोनोमेह बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रमुख यौन संक्रामक रोग है जो इंटरकोर्स या संभोग की प्रक्रिया के द्वारा फैलता है। ये जो होता है वो एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया, ये वायरस के कारण होता है लेकिन ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी ऐसा बोलते हैं इसको। ये बैक्टीरिया है एक विशेष प्रकार का जिससे ये गोनोरिया नामक रोग होता है। इस रोग के कारण क्या होता है, जो रोगी अगर फीमेल होंगी तो उसमें स्टरलिटी पैदा हो जाती है, बंधे हो जाती है, वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते। जिनमें ये रोग हो जाता है उनके यूरेथ्रा मार्ग जो मूत्र मार्ग होता है इसमें सूजन हो जाता है, मूत्रत्याग में कठिनाई होती है। उनमें जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, आपने पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका आकार बढ़ जाता है, फीवर होता है, लैंगिक रूप से वो बंधे हो जाते हैं, लैंगिक जनन की दृष्टि से वो बंधे हो जाते हैं। ठीक है, उदर भी प्रभावित होता है अंतिम अवस्था में। और इस रोगग्रस्त जो महिला रहती है या जो पुरुष जो स्त्री रहती है, ठीक है, स्त्री से सहवास करने पर या इंटरकोर्स करने पर वो पुरुष को भी हो जाता है। जो पुरुष इसके संपर्क में आएगा, गोनोरिया से पीड़ित महिला के संपर्क में आएगा, उनको भी हो जाएगा लैंगिक संपर्क के द्वारा। ठीक है, लक्षण की बात करें तो लक्षण 2-3 दिन में परिलक्षित होते हैं। इस रोग में लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वे वाहक होते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि स्त्री में 2 X क्रोमोसोम होते हैं। 2-3 दिन बाद मूत्रनली में तेज खुजली होती है, मूत्र द्वार से पेशाब के साथ में एक मवाद जैसे मटेरियल स्रावित होता है, पेशाब के समय जलन होती है, पेशाब लाल रंग और गर्म हो जाती है, रुक रुक कर आती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मेल में हो गया तो उस पेनिस ग्लांस में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाता है, स्क्रोटम और हेडा पेनिस बोलते हैं जिसको, उसमें सारे में स्वेलिंग हो जाएगा। 7 से 14 दिन के बाद धीरे धीरे वो लक्षण कम होते जाते हैं लेकिन सूजन बनी हुई रहती है। पुराने रोगी को जलन नहीं होता लेकिन पेशाब के साथ मवाद का स्राव होते रहता है। रोग के लक्षण दिखने के बाद यौन विशेषज्ञ को आपको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह मशविरा करना चाहिए। रोकथाम के लिए अगर बात करें हम लोग, इसके प्रिवेंशन की बात करें तो सीधी सी बात है, बहुलैंगिक संपर्क से बचना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट से मैं ट्रीटमेंट को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर कभी कभी पूछ देते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या उपचार, क्या दवाई दे सकते हैं, ऐसा करके पूछते हैं। तो इसमें आता है सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो जानते ही हैं आप लोग, सबसे प्रमुख असरदार औषधि के रूप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है, नेक्स्ट रोग की बात करें तो ये होता है सिफिलिस आई है ना, सिफिलिस उपदंश बोलते हैं जिसको। ये बहुत ही भयानक रोग होता है, संतानों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यौन रोग है, मतलब संभोग के कारण फैलता है, इंटरकोर्स के कारण फैलता है। बात आती है फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु से होता है ना, याद रखना, वायरस से नहीं होता। तो इसका नाम होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है, ये पैलिडम से होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसके शरीर में उपस्थित होने के कारण, चूँकि मेल में ज़्यादा प्रभावी होता है, मेल मतलब नर में, पुरुष में ज़्यादा प्रभावी होता है। पेनिस का जो अग्रभाग होता है उसकी जो कला होती है उसके द्वारा, मतलब पतली जो परत होती है ऊपर में, उसके द्वारा वो अंदर इंटर कर जाती है। ठीक है, लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। पहली अवस्था में जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसके सामने वाले हिस्से पर एक घाव जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है, 1 से 5 सप्ताह के बीच में भरता है, मतलब काफ़ी लंबा घाव बनता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, पूरे बॉडी की स्किन पर, त्वचा पर छोटे छोटे दाने बनाते हैं, छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। लिम्फ ग्लैंड जो होती है वो सूख जाती है, मुंह के अंदर भी घाव बनना शुरू हो जाता है। एनीमिया की शिकायत होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है। 6 से 24 सप्ताह के दौरान होती है। तीसरी अवस्था इसमें इस प्रकार से आती है कि लक्षण समाप्त हो जाता है, जीवाणु रुधिर के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जब नहीं दिख रहा है तो जीवाणु शरीर के दूसरे अंगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा पर आक्रमण कर देते हैं। तीसरी अवस्था में जीवाणु तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके याददाश्त को नष्ट कर देता है व्यक्ति पागल भी हो सकता है इस रोग के कारण, याद रखेंगे, व्यक्ति पागल हो सकता है इस रोग के कारण, उपदंश के कारण। ठीक है, इस रोग की सही पहचान के लिए रुधिर परीक्षण कराना आवश्यक होता है। रोकथाम की बात करें तो वही सिंपल,
कि एक से अधिक लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए, रोगी के वस्त्र से बचना चाहिए, झूठन से बचना चाहिए, झूठे खाने से बचना चाहिए, पेट की सफाई अनिवार्य रूप से करनी चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा, और यौन रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, तो इसके लिए प्रमुख और कारगर ट्रीटमेंट जो सुझाया गया है वो पेनिसिलिन ही है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन नामक ड्रग्स की और एक एक एंटीबायोटिक्स है सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन इसका प्रयोग किया जाता है, सिफेलोस्पोरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक्स के रूप में करते हैं, प्रमुख दवाई के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आता है, जो डिजीज़ आता है एसटीडी के रूप में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के रूप में, वो होता है जेनाइटल हर्प। क्या होता है? हर्पिस के नाम से भी जानते हैं इसको, जेनाइटल हर्प, हर्पिस, या इसी को और एक अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए अलग अलग जगह पर। क्या बोलते हैं इसको, वो क्या सर्प बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। परिसर्प बोलते हैं इसको, जेनाइटल हर्प्स मतलब परिसर्प बोलते हैं इसको, परिसर्प रोग बोलते हैं, जननिक परिसर्प बोलते हैं, याद रखेंगे इसको, जननिक परिसर्प बोलते हैं ना। ठीक है, ये जो होता है एक विशेष प्रकार के वायरस का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ये रोग होता है, ये वायरस है। ठीक है, लक्षण है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में पेन होता है, दर्द होता है, वहाँ पर छाले फफोड़े हो जाते हैं, और कुछ देर बाद में वो हो सकता है कि पुनः ठीक होते रहते हैं, पुनः ठीक हो जाए, फिर होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट सुझाया गया है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए कोई प्रभावी दवा का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी बचने का तरीका इसके लिए दवाई ही बताया गया है। प्रिवेंशन, आपने वो जो ऐसे वगैरह लिखते हैं उसमें लिखते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन ट्रीटमेंट, सावधानी उपचार से बेहतर है। तो जान लीजिए सभी रोग के लिए सावधानी उपचार से बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर जाऊँ तो ये होता है NGU, पूरा नाम नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस। ठीक है ना, नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस इसका पूरा नाम है, याद रखिए, नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस। समझ में आया? NGO बोलते हैं इसको, गोनोरिया के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं इसको? गोनोरिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सुजाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुजाग रोग बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। लक्षण कुछ इस प्रकार से होता है, जो मेल और फीमेल के जो यूरिन वाले जो मार्ग होते हैं वहाँ पर सूजन हो जाता है, मार्ग पतला हो, सूजन होने के कारण मार्ग पतला हो जाता है। मूत्र त्याग के समय, यूरिन एक्सक्रेशन करते समय जलन और दर्द का आभास होता है, उनको मवाद भी निकलता है कभी कभी। लगभग 40% NGU जब लगभग 40% यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के रूप में फैलता है, सेक्सुअल लैंगिक रूप से संचारित के रूप में फैलता है, लैंगिक संपर्क में आने के कारण फैलता है, संक्रमित माँ से बच्चे को फैलता है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित हो सकता है। उपचार की बात करें तो इसके लिए एक प्रमुख प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स उपयोग की जाती है, वह टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा इलाज किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज़ कुछ इस प्रकार से है। NGO के बाद में ये होता है ट्राइकोमोनियासिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस की अगर बात करते हैं, ट्राइकोमोनास्ता भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनास्ता भी कहते हैं। ये जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोअन एनिमल्स के वजह से होता है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ये जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन एनिमल्स है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। नाम से स्पष्ट हो जाता है, कई बार तो वेजिनेलिस नाम है तो समझ लीजिए ये फीमेल के योनि मार्ग में होने वाला उत्पन्न करने वाला कारक है, रोग उत्पन्न करने वाला कारक है ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनास्ता। ठीक है, योनि मार्ग में सफ़ेद रंग के द्रव का निकलना, और योनि मार्ग में जो यूरेथ्रल एपेटस होता है, एपरेचस होता है, वहाँ पर जो मार्ग बना हुआ रहता है वहाँ पर खुजली होती है। उपचार की बात करें तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों को उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई मेट्रोनिल प्रयुक्त करते हैं। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिल दिया जाता है, मेट्रोनिल।
मेट्रोनिल नामक दवाई से इससे इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, एंजियो ट्राइकोमोनियासिस तक मैंने बताया। ठीक है, 7वां भी सुन लीजिए, ये होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी खतरनाक रोग है। इससे भी बचने के बहुत कम उपाय रहते हैं, याद रखिए। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट इसमें डिजीज़ की बात करें, कुछ डिजीज़ बचा हुआ है, जैसे जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं इसको, जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर है। नेक्स्ट और आता है इसमें कैंक्रॉइड, कैंक्रॉइड जो होता है ये एक विशेष प्रकार के एनिमल जिसको हीमोफिलिस ड्यूक्री कहते हैं, उसके द्वारा होता है। हीमोफिलिस ड्यूक्री की वजह से होने वाला रोग होता है। तो ये हो गया वो लिस्ट जो एसटीडी के अंतर्गत आता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, उसको अच्छे से सुन लीजिए, ट्रीटमेंट सुन लीजिए, लक्षण भी मैंने बहुतों का बताया है। ठीक है, अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो एसटीडी है आखिर इससे कैसे बचें। तो याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। समझ में आया। आपके सिलेबस में सुझाया गया है, आपके पाठ में बताया गया है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति के साथ में लैंगिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रभावी फैक्टर है। इसके लिए आप इसको प्रिवेंशन भी समझ सकते हैं, इसी को ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं। ये अगर कर लिए आप तो इनसे संपर्क कभी नहीं होगा, ऐसे लोगों से संपर्क कभी नहीं होगा। समझ में आया क्या। इंटरकोर्स करते समय उसमें कई जो साधन बताए गए हैं उसका उपयोग करना चाहिए। अगर थोड़ा भी कहीं आशंका होती है तो आपको डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से हमेशा सलाह मशविरा करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बिग वाला। शेयर ज़रूर करें उनको जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों की स्टडी में लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई दोस्त यार होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे। कमेंट करिए अगर कोई सवाल जवाब होगा, कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।